गुड इवनिंग टू ऑल। वॉइस क्लियर है सबके पास? इतना कम स्ट्रेंथ क्यों है? ओनली 4 स्टूडेंट। सेमिस्टर एग्जाम तो हो गया है ना सबका? वॉइस क्लियर है? হ্যাঁ দাদা। ओके, तो देखो आज तुम लोगों का जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रिवीजन क्लास है। एक क्लास हुआ था जहाँ पे हम लोग कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक के जितने भी डेरिवेटिव थे वो देखे थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है जो एड्रीनर्जिक सिस्टम में जितने भी ड्रग काम करता है, एड्रीनर्जिक और जितने भी हमारा एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग है, ये जो है आज का हमारा टॉपिक है। ये रिवीजन क्लास है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा लेकिन इतना कम स्टूडेंट है तो कैसे होगा। और 1-2 मिनट वेट कर जाओ, अगर कोई ज्वाइन करता है तो ठीक है, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसको कितना याद है, कौन कितना रिवीजन कर रहे हो, आज पता चलेगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो देखो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम। ओके, बेसिक चीज सबको पता है कि एड्रेनर्जिक सिस्टम में हमारा जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम में कुछ होता है हमारा कैटेकोलामिन, ये एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन सब कैटेकोलामिन के अंदर आता है, जिसके अंदर ये कैटेकोल रिंग प्रेजेंट होता है, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ दो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है, इसको हम कैटेकोल रिंग कहते हैं। तो इसमें से कुछ एंडोजेनस कैटेकोलामिन होता है, कुछ एक्सोजेनस कैटेकोलामिन होता है। एंडोजेनस में हमारा आईएनडी आता है, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन, और एक्सोजेनस में आता है हमारा आइसोप्रेनालिन और डोब्यूटामिन, जो बॉडी के आउटसाइड से दिया जाता है। नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन के अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो इसमें से एक ही अंतर है, डिफरेंस एक ही जगह पे है कि एपिनेफ्रिन पे या फिर जो हमारा एड्रेनालिन है इधर एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा होता है जो नॉर एपिनेफ्रिन पे नहीं है। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है। और आगे जाके जब नॉर एपिनेफ्रिन से पहले पहले नॉर एपिनेफ्रिन बनता है हमारे बॉडी में, फिर नॉर एपिनेफ्रिन से हमारा क्या बनता है, एपिनेफ्रिन बनता है। और इसके बीच में अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मिथाइल ग्रुप जो है एक्स्ट्रा है एपिनेफ्रिन पे, जो नॉन एपिनेफ्रिन पे नहीं है। इसके लिए इधर हमारा जो एंजाइम लगता है वो है एन मिथाइल ट्रांसफरेज। एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, नॉन एपिनेफ्रिन में ये एंजाइम लगने के बाद ये एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक मिथाइल ग्रुप हमारा ऐड हो जाता है। अब कुछ होता है जो हमारा नॉन कैटेकोलामिन आता है, जिसका मैकेनिज्म एक्शन और सेम है कैटेकोलामिन की तरह, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में ये जो स्पेसिफिक रिंग है ये प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे टायरामिन हो गया, फिनाइलेफ्रिन, साल्ब्यूटामॉल, एम्फेटामिन, सूडोएपिटिन, एपिट्रिन, ये सब नॉन कैटेकोलामिन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है, जितने भी मैंने बताया था कि जितने भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो किसी ना किसी अमाइनो एसिड से बनता है हमारे बॉडी में। तो अमाइनो एसिड की अगर बात किया जाएगा तो मैंने 3 टाइप के अमाइनो एसिड बताया था कि कुछ होता है हमारा
एसेंशियल अमीनो एसिड, कुछ नॉन एसेंशियल, कुछ होता है हमारा सेमी एसेंशियल। तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, जिसको बाहर से ही लेना पड़ता है डाइटरी फाइबर से। तो ये होता है हमारा एसेंशियल। नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, उसके बारे में हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बॉडी पे बन जाता है, वो होता है नॉन एसेंशियल हमारे लिए। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर कितना आता है, जितना अमीनो एसिड आता है, इसके लिए एक ट्रिक बताया था कि ट्रिपल ए ट्रिपल जी CH पे है, ठीक है। ट्रिपल ए की बात किया जाएगा तो ए फॉर एलानिन आएगा, ए फॉर एस्पर्जिन और ए फॉर एस्पार्टिक एसिड आएगा। फिर जी फॉर आएगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन और ग्लूटामेट। सी फॉर आएगा सिस्टीन, एस फॉर सेरिन, टी फॉर टायरोसिन एंड प्री फॉर प्रोलिन। ये हर एक जो अमीनो एसिड है, ये हर एक अमीनो एसिड का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, जो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये तुम लोग को बायोकेमिस्ट्री में डिटेल्स में पढ़ाया देगा। जो टीचर तुम लोग को पढ़ाया रहा है वो डिटेल्स में बोलेगा कि कौन से अमीनो एसिड में जो स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक अमीनो एसिड का, वो बताएगा, ठीक है। जैसे एक तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो ग्लाइसिन है, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी जितने भी अमीनो एसिड है वो सब ऑप्टिकली एक्टिव है, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के, ठीक है। ग्लाइसिन जो है हमारा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें हमारा कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सब में कायरल कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो आइसोल्यूसिन होता है, आइसोल्यूसिन किधर है, आइसोल्यूसिन इधर है, ठीक है। अब है एसेंशियल में बता देता हूँ कि एसेंशियल में जो ट्रिक बताया था वो था टीटी हॉल पे वीआईपी, ओके। टी फॉर ट्रिप्टोफैन, टी फॉर थियोनिन, एच फॉर हिस्टिडीन आएगा, ए फॉर आर्जिनिन आएगा। ये दोनों हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ओके। हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है ये सेमी एसेंशियल में आएगा, ठीक है। कभी कभी ये बॉडी में भी सिंथेसाइज हो जाता है, इसलिए ये सेमी एसेंशियल में आता है। नेक्स्ट एल फॉर आता है लाइसिन, एल फॉर नेक्स्ट एल फॉर आता है ल्यूसिन, एम फॉर मिथियोनिन, वी फॉर वैलिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन एंड टी फॉर फिनाइल। तो अभी ये जो आइसोल्यूसिन है, इसमें 2 काइरल कार्बन प्रेजेंट होता है, बाकी सब में एक ही काइरल कार्बन प्रेजेंट होता है, आइसोल्यूसिन में 2 काइरल कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ग्लाइसिन में एक भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। अब ये हर एक जो अमीनो एसिड है, इनका जो कौन सी इसमें रिंग प्रेजेंट होता है, कौन सी एसिडिक नेचर का होता है, कौन बेसिक नेचर का होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें हमारा सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ये मिथ्योनिन हो गया, मिथ्योनिन में हमारा सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें हमारा थायल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है मिथ्योनिन पे। तो ऐसे स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो तुम लोग बायोकेमिस्ट्री में डिटेल्स में पढ़ोगे, ठीक है। अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीपैट के लिए हो या नाइपर के लिए हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेकोलैमिन का सिंथेसिस बॉडी में कैसे होता है, तो टायरोसिन से बनता है। ये पूरा कहानी जो एपिनेफ्रिन वगैरह थे, ये सब टायरोसिन से हमारा बनता है। तो पहले तुमने बताया दिया कि ये जो टायरोसिन है ये अमीनो एसिड है हमारा। तो ये अमीनो एसिड से टायरोसिन से पहला क्या बनेगा, हमारा लीवोडोपा बनेगा। कौन सी एंजाइम लगेगा ना, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ओके। एंजाइम लगेगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज और बनेगा लीवोडोपा। फिर लीवोडोपा से बनेगा डोपामिन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट डोपामिन से बनेगा हमारा नॉरएपिनेफ्रिन वेसिकल के अंदर। फिर नॉरएपिनेफ्रिन से एन मिथाइल ट्रांसफरेज लगेगा और एपिनेफ्रिन बन जाएगा। क्लियर। अब हर एक स्टेप में एंजाइम लिखा है, कौन सी स्पेसिफिक ड्रग है जो एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है वो भी लिखा है, ठीक है। जैसे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग बी टायरोसिन हो गया। डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग कार्बिडोपा बेंसेनाचाइड। नेक्स्ट डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग डायसल्फियम है। डोपामिन का वेसिकुलर अपटेक इनहिबिट करता है रेसरपिन। डोपामिन का नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज को इनहिबिट करता है गुआनिथिडिन और ब्रिटाइलियम। नेक्स्ट आता है कि रिलीज होने के बाद ये नॉर एड्रेनालिन जाके क्या करता है, जो अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक टू टाइप का रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर में जाके बाइंड करता है। और बाइंड करने के बाद उसका काम हो जाता है, फिर वो क्या होता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। मेटाबोलाइज करने के लिए दो एंजाइम होता है, सीओएमटी और माउ। फिर मेटाबोलाइज होने के बाद ये क्या होता है कि रीअपटेक हो जाता है। जितना एक्स्ट्रा हमारा सीक्रेट होता है वेसिकल से, जो जरूरत नहीं है जिस काम पे, वो क्या हो जाता है, नॉरेड्रेनालिन का हमारा रीअपटेक हो जाता है फिर में वेसिकुलर के अंदर। तो ये जो रीअपटेक है, इस रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली दो ड्रग होता है, एक तो टीसीए क्लास की ड्रग, दूसरा कोकेन है, ठीक है। इसमें से टीसीए हमारा क्या है, एंटी डिप्रेसेंट में यूज होता है, और ये कोकेन हमारा लोकल एनेस्थेटिक में यूज होता है। अब ये जो सीओएमटी एंजाइम है कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज, इसको
किसी को कुछ प्रॉब्लम है वॉइस में? नहीं है। ना दादा। ओके। नेक्स्ट, सीओएमटी को इनहिबिट करने वाले दो ड्रग होता है, टोलकापुन, एंटाकापुन। इसमें से टोलकापुन जो होता है ये पेरिफेरली प्लस सेंट्रली दोनों जगह पे काम करता है, एंटाकापुन हमारा ओनली पेरिफेरली काम करता है। ठीक है, ये सब चीज तुमको अभी तक याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार रिवीजन किए हो, टेस्ट भी दिए हो इसका। तो नेक्स्ट आता है माओ एंजाइम मोनो एमिन ऑक्सीडेज, इसको इनहिबिट करने वाली। ये टू टाइप का होता है, माओ ए और माओ बी। माओ बी मेनली हमारा सेंट्रली होता है, माओ ए पेरिफेरली होता है। अब कुछ आता है हमारा नॉन सिलेक्टिव, कुछ सिलेक्टिव माओ ए आता है इनिबिटर, कुछ सिलेक्टिव माओ बी इनिबिटर आता है। देखो इसमें लिखा है, कुछ हमारा नॉन सिलेक्टिव माओ इनिबिटर आता है जिसमें आता है हमारा टेनाइल साइप्रोमिन, फिनाइलएचिल आइसोकार्बोक्साइड। कुछ आता है सिलेक्टिव माओ ए इनिबिटर, मिक्लोबेमाइड और क्लोरगाइलिन जो हमारे डिप्रेशन में यूज होता है। और कुछ आता है हमारा सिलेक्टिव माओ बी इनिबिटर जिसमें आता है सेलेजिलिन और रासेजिलिन। तो ये हमारा पार्किंसन में यूज होता है। नेक्स्ट आता है रिसेप्टर। ये पता है कि रिसेप्टर हमारा अल्फा वन अल्फा टू, जो अल्फा वन जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड, अल्फा टू जीआई, और बीटा में हर एक रिसेप्टर हमारा जीएस प्रोटीन मीडिएटेड होता है। नेक्स्ट आता है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने पहले बता रही हूँ कि ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये स्लाइड। ठीक है, कि अल्फा वन हर एक रिसेप्टर का, जितने भी रिसेप्टर है फार्माकोलॉजी में, हर एक रिसेप्टर का स्पेसिफिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, एक टेबल बनाना, उसमें हर एक जितना भी जहां पे जो रिसेप्टर तुमको मिलेगा उसका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट लिख के रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर से दिखता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में जीपैट में जो तुम्हारा प्रीवियस एग्जाम था 25, उसका भी मैं आज क्वेश्चन दिखाऊंगा, उधर भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसी स्लाइड से आया था। तो अल्फा वन जो है इसका स्पेसिफिक हमारा जो एगोनिस्ट है वो है हमारा फिनाइलेफ्रिन। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक है। अल्फा टू का स्पेसिफिक एगोनिस्ट कौन सा है? क्लोनिडीन है। ठीक है, एड्रिनालिन, नॉन एड्रिनालिन, ये तो सब हमारा नॉन सिलेक्टिव में आता है। नेक्स्ट आता है बीटा वन रिसेप्टर। बीटा वन के लिए हमारा स्पेसिफिक है डोपामिन और डोब्यूटामिन। ठीक है, दो है। बीटा टू के लिए आता है सल्ब्यूटामॉल आता है, फॉर्मेटेरल आता है, टेलमेटेरल आता है, और रिट्रोडिन आता है, आइसोप्सिप्यूरिन आता है, आइसोप्सिप्रीन आता है। नेक्स्ट आता है बीटा थ्री। बीटा थ्री के लिए एक ही आता है जो है मीरा ब्रेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक ही ट्रैक का बात किया जाएगा, जैसे अल्फा वन अल्फा टू, इसमें एक ही है स्पेसिफिक एगोनिस्ट, तो इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्लोनिडिन पढ़े हो कहाँ पे? हाइपरटेंशन में यूज होता है, सेंट्रली काम करता है, इसमें विथड्रॉल सिंड्रोम्स आता है। ठीक है, ड्रग से रिलेटेड जितना भी पॉइंट तुमको याद होना चाहिए वो सब याद करना। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ोगे। तुम क्लोनिडिन जब भी पढ़ोगे उससे रिलेटेड चाहे भी दूसरे चैप्टर में तुम कुछ पढ़े हो हाइपरटेंशन में, तो वो जब क्लोनिडिन पढ़ोगे तब वो भी चीज देख लेना कि क्लोनिडिन के बारे में मैंने क्या पढ़ा था। क्लोनिडिन हमारा सेंट्रली एक्टिंग काम करता है हाइपरटेंशन में। ये नॉन एड्रेनालिन की जो सिक्रेशन होता है उसी को प्रिवेंट कर देता है। ये इसमें विथड्रॉल सिंड्रोम्स आता है। सारी चीज तुमको ड्रग से रिलेटेड याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसका लोकेशन की बात किया गया है। अल्फा वन हमारा दो तीन जगह पे प्रेजेंट होता है, आई में प्रेजेंट होता है, मस्कुलर स्मूथ मसल पे प्रेजेंट होता है, और नेक्स्ट हमारा एक जगह पे होता है जो स्फिंक्टर होता है। ठीक है, स्फिंक्टर में भी हमारे यूरिनरी स्फिंक्टर में भी अल्फा वन प्रेजेंट होता है। अल्फा टू प्री जंक्शनल न्यूरॉन पे भी होता है ओनली। बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। बीटा वन की बात किया जाएगा, दो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एक हार्ट, दूसरा हमारा जेजी सेल ऑफ किडनी। जेजी सेल ऑफ किडनी से क्या रिलीज होता है? रेनिन रिलीज होता है। रेनिन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है? हाइपरटेंशन में पढ़ा है, रैस सिस्टम में पढ़ा है कि रेनिन आगे जाके हमारा एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रेनिन की इनिबिटर का नाम क्या है? एलिस्केरिन है। ठीक है, जो नॉन पेप्टाइड है ये भी याद रखना, एलिस्टेरिन जो है नॉन पेप्टाइड है। बाकी उसमें जितने भी ड्रग तुम पढ़े थे, एसी इनहिबिटर या फिर वो सब पेप्टाइड नेचर का होते थे सारे ड्रग। नेक्स्ट आता है बीटा टू रिसेप्टर। बीटा टू रिसेप्टर मेनली कहाँ पे होता है? हमारा स्मूथ मसल पे, मेनली स्पेसिफिक ब्रोंकाई पे होता है, जीआईटी पे होता है, और हमारा जो होता है यूट्रस पे होता है। ठीक है, तीन इसका मेन लोकेशन हो गया। इसका मेन काम रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, हर एक जगह पे ये रिलैक्सेशन ही करता है। नेक्स्ट बीटा थ्री। बीटा थ्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक ही लोकेशन बताया गया है। ठीक है, बीटा थ्री का एक ही लोकेशन बताया गया है, एडिपोज टिश्यू में होता है, और उधर वो लिपिड की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेक डाउन करता है एडिपोज टिश्यू।
नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन एंटीनार्जिक ड्रग की। ये यूज के बेसिस पे किया गया है क्लासिफिकेशन, कि कौन सी ड्रग हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। रिसर्च एजेंट की बात किया जाएगा तो उसमें डोपामिन और हमारा नॉन एड्रिनलिन मेनली यूज होता है। कार्डियक स्टिमुलेंट में दो ब्यूटामिन सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। दो ब्यूटामिन और डोपामिन भी यूज होता है इसमें। नेक्स्ट आता है ब्रोंकोडायलेटर। जितने भी हमारा बीटा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट थे वो सब हमारा ब्रोंकोडायलेटर में यूज होगा। नासल डिकंजेस्टेंट में ये जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ये सब हमारा टॉपिकली यूज होता है, ठीक है। टॉपिकली हो गया। ये फिनाइल एप्रिसिडोएपिटिन ये होता है सिस्टमिकली यूज होता है। इसमें सिस्टमिक एक्शन आता है। और जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन नासल ड्रॉप के फॉर्म में आता है, ये टॉपिकली यूज होता है, ठीक है। ये सब एगोनिस्ट की बात किया जा रहा है, ठीक है। ये अल्फा वन अल्फा टू दोनों जगह पे काम करता है, मेनली एक्शन, ठीक है। मेनली एक्शन अल्फा वन पे आता है, ये भी याद रखना कि जितने भी नासल ड्रॉप है उसका मेन एक्शन अल्फा वन पे आएगा। और उससे साथ थोड़ा एक्शन अल्फा टू में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अल्फा वन ना बोल के अल्फा टू पूछा गया है तो तुमको वहीं पे आंसर लगाना है। नेक्स्ट आता है सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट पे आएगा एम्फेटामाइन आएगा, डेक्स एम्फेटामाइन आएगा। नेक्स्ट आएगा एनोरेक्टिक एजेंट। एनोरेक्टिक एजेंट पे आएगा फेनफोडामिन और सिबुट्रामाइन। एनोरेक्टिक एजेंट बोलो तो जो भी एजेंट हमारे क्या करता है, एपेटाइट स्टिमुलेंट को सप्रेस कर देता है, ठीक है। हमारा जो हंगर है उसको रिड्यूस कर देता है, इसको हम एनोरेक्टिक एजेंट कहते हैं। और अगर एपेटाइट स्टिमुलेंट एपेटाइट को अगर इंक्रीज करता है तो उसको हम क्या कहता है, ऑरेक्सीजेनिक एजेंट। जो भी हमारा एपेटाइट को इंक्रीज करता है उसको हम ऑरेक्सीजेनिक एजेंट कहता है, जिसका एग्जाम्पल हो गया साइप्रोहेप्टाडिन। साइप्रोहेप्टाडिन इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा है, हिस्टामिन पे पढ़ा है, ठीक है। ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। उसके साथ इसके पास 5-HT2A रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है। ऐसा एक हिस्टामिन ड्रग है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है, जिसके पास सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉकिंग करने का प्रॉपर्टी रखता है ये। उसके साथ ये हमारा एपेटाइट को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूट्राइन रिलैक्सेशन। यूट्राइन रिलैक्सेशन में आता है रिट्रोडिन आता है, आइसोप्रोपिन आता है, ये दोनों, ठीक है। बाकी इनको छोड़ देना, ये सब हमारा ब्रोंकोडायलेटर है। दोनों इंपॉर्टेंट है, रिट्रोडिन और आइसोप्रोपिन। ये हमारा मेनली यूट्राइन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। इसका एक्चुअल यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्री मैच्योर लेबर पेन होने लगता है, उस जगह पे ये रिट्रोडिन और आइसोप्रोपिन दिया जाता है डिलीवरी को डिले करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कहाँ पे क्या एक्शन आता है। ये रिसेप्टर के बेसिस पे तुम लोग एक बार देख लेना, ठीक है। पता है कि हार्ट में हमारा बीटा वन होता है, ब्लड वेसल में अल्फा वन होता है, ठीक है। जीआईटी में हमारा कौन सा होता है, जीआईटी में हमारा जो बीटा टू होता है। आई पे हमारा अल्फा वन होता है, यूट्रस पे बीटा टू होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल की बात किया जाएगा तो मेनली इधर बीटा टू होता है हमारा। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक हाइपरग्लाइसेमिया। ये तीनों पॉइंट मेटाबॉलिक में जो रोल होता है, मेटाबॉलिक में मेनली रोल आता है हमारा बीटा टू और बीटा थ्री का, ठीक है। क्योंकि आगे का स्लाइड अगर देखोगे तो इधर देखो, बीटा टू दो जगह पे होते थे, मैंने बताया था स्केलेटल मसल और लिवर, ठीक है। इधर कम होता है इसका अमाउंट, बाकी ये स्मूथ मसल पे ज्यादा होता है। स्केलेटल मसल इसका काम क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके उससे ग्लूकोज बनाना, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कोई भी पेशेंट अगर मान लो वीक पड़ जाता है, हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आता है, एटीपी से आता है, ठीक है। और एटीपी बनने के लिए क्या चाहिए, एटीपी बनने के लिए ग्लाइकोलाइसिस होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म होना वो इंपॉर्टेंट होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है हम लोग, ठीक है। ग्लूकोज से एनर्जी आता है। तो जब भी ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस से क्या होता है, पेशेंट को एनर्जी मिलता है। तो कोई भी ऐसा ड्रग पूछ सकता है जो हमारा बीटा टू का एगोनिस्ट है, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसमें ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनाएगा और उस ग्लूकोज से एटीपी बनेगा, एटीपी से एनर्जी आएगा। तो कोई भी ऐसे क्लिनिकली क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी पेशेंट को अगर बीटा टू एगोनिस्ट दिया गया है तो पेशेंट के बॉडी में एनर्जी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीवर में भी वही काम करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से जब ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जगह पे देख रहे हो कि ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा है,
ठीक है। तो इसीलिए बीटा टू एगोनिस्ट हमेशा हमारे बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है एक स्पेसिफिक एक एक ड्रग देख सकते हो, जैसे दो ब्यूटामिन हो गया। दो ब्यूटामिन का मेनली एक्शन आएगा हमारा बीटा वन रिसेप्टर पे, ठीक है। हार्ट में आएगा, ये सीएचएफ में यूज हो सकता है। दोनों जगह पे ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आर्टियल फिब्रिलेशन और आर्टियल फ्लटर। दोनों जगह पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मेनली इसका एक्शन जो होता है ये हमारा हार्ट पे आता है। नेक्स्ट आता है एफेड्रिन, एम्फेटामाइन, फिनाइलेफ्रिन, ठीक है। इन सब ड्रग को एक एक करके देख सकते हो कि ये जो एफेड्रिन है, एफेड्रिन में हमेशा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पहला वाला लिखा है, ठीक है। इसमें मिक्स्ड एड्रेनार्जिक ड्रग है ये। इस क्लास की एक लौता ड्रग है एफेड्रिन जहाँ पे मिक्स्ड एक्शन आता है, ठीक है। बाकी किसी भी ड्रग में ये मिक्स वाला वर्ड तुमको नहीं दिखेगा, मिक्स्ड एक्शन किसी ड्रग में नहीं आता है, सिर्फ हमारा एफेड्रिन पे ही आता है। नेक्स्ट आता है ये जो एम्फेटामिन होता है, ये एम्फेटामिन हमारा मेनली वर्क करता है किसमें, सीएनएस स्टिमुलेंट के हिसाब से मेनली वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन जो होता है अल्फा वन एगोनिस्ट होता है। ये दो जगह पे यूज होता है, एक नासा डिकॉन्जेस्टेड में यूज होता है, एक हमारा माइग्रेटिक में यूज होता है। माइग्रेटिक में यूज होता है, एक नासा डिकॉन्जेस्टेड में यूज होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नासा डिकॉन्जेस्टेंट आएगा टॉपिकली, इधर क्या है, क्या यूज होगा, ऑक्सीमेटाजोलिन यूज होगा, जाइलोमेटाजोलिन यूज होगा, नाफाजोलिन, ठीक है। ये तीनों टॉपिकली यूज होगा। इधर क्या लिखा है कि अल्फा टू एगोनिस्ट है। नॉट ओनली अल्फा टू, ये अल्फा वन एगोनिस्ट भी है, ठीक है। और इसमें प्राइमरी एक्शन दिखेगा इसका, और अल्फा टू में सेकेंडरी दिखेगा। नेक्स्ट ओरली कौन कौन सा यूज होता है, फिनाइलेफ्रिन यूज होता है, स्यूडोएपिड्रिन एंड ये ड्रग बैंड हो गया, इसको छोड़ दो। फिनाइलेफ्रिन और स्यूडोएपिड्रिन जो है ये दोनों हमारा यूज होता है ओरल नासल डिकॉन्जेस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है ये वाला कि कौन सी ड्रग हमारा आई में माइग्रेसिस करता है, कौन सी ड्रग जो है हमारा मियोसिस करता है, ठीक है। तो आई में टू टाइप का मसल जो होता है प्रेजेंट होता है। एक जो ये वाला दिख रहा है सर्कुलर मसल, एक जो हमारा ये दिख रहा है रॉड जैसा, इसको हम कहते हैं रेडिकल मसल। तो टू टाइप का मसल होता है, सर्कुलर मसल और रेडिकल मसल। अब ये जो सर्कुलर मसल की बात किया जाएगा, इधर प्रेजेंट है एम थ्री रिसेप्टर, ठीक है। तो एम थ्री रिसेप्टर हमारा मस्करिनिक रिसेप्टर हो गया। तो एम थ्री रिसेप्टर क्या है, जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड होता है। जब भी कोई एगोनिस्ट इसमें बाइंड करेगा, मान लो एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इसमें बाइंड करेगा, तो क्या होगा, जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मायोसिस होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मायोसिस होगा। ये नॉर्मल फंडा है, सबको समझ में आता है। नेक्स्ट आप जब कॉन्फ्यूजन जहां पे आता है वो रेडिकल मसल पे आता है। रेडिकल मसल पे प्रेजेंट क्या है, देखो लिखा ही है कि अल्फा वन जो है रेडिकल मसल पे प्रेजेंट। जब भी कोई एगोनिस्ट इसमें बाइंड करेगा, अल्फा वन भी जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड है, तो जब भी नॉरएड्रेनालिन इसमें बाइंड करेगा तो क्या होगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब रेडिकल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से मायोसिस नहीं होगा, माइड्रेसिस होगा, क्योंकि देखो ये जो मसल है इसका प्लेस देखो, और ये जो सर्कुलर मसल इसका प्लेस देखो। सर्कुलर मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो प्यूपिल छोटा होगा, उससे मायोसिस होगा। लेकिन रेडिकल मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, प्यूपिल बड़ा होगा, जिसकी वजह से माइड्रेसिस दिखेगा। और ये जो माइड्रेसिस है इसको एक्टिव माइड्रेसिस कहता है, जो नॉन एड्रेनालिन की वजह से होता है। अगर ये एम थ्री जो रिसेप्टर थे इसमें कोई एंटागोनिस्ट दे दिया जाएगा, जैसे एट्रोपिन लिखा है, अच्छा लिखा ही है, जो एट्रोपिन अगर दे दिया जाएगा तो ये एम थ्री को ब्लॉक कर देगा। एम थ्री को ब्लॉक करने से वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सर्कुलर मसल की रिलैक्सेशन होगा, जिसके वजह से माइड्रेसिस दिखेगा, और उसको हम प्रेसिव माइड्रेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा सिलियरी मसल को पैरालिसिस करके माइड्रेसिस करता है, जिसको हम साइक्लोप्लेगिया कहते हैं, ठीक है, जो एट्रोपिन में दिखता है। नेक्स्ट आता है एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग, ठीक है। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग वही होगा जो हमारा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। अभी तक हम टू टाइप के रिसेप्टर की बात किया है, अल्फा और बीटा। अब देखेंगे कि अल्फा रिसेप्टर को कौन ब्लॉक करेगा और बीटा रिसेप्टर को कौन ब्लॉक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा रिसेप्टर में कुछ ब्लॉकर नॉन कॉम्पिटिटिव है, कुछ ब्लॉकर जो है हमारा कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है।
नॉन कॉम्पिटिटिव जितने भी ब्लॉकर है ये इरिवर्सिबली ब्लॉकर है, ठीक है। इरिवर्सिबल ब्लॉकर है। जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है ये सब रिवर्सिबल ब्लॉकर है, ये सब रिवर्सिबल ब्लॉकर है। इरिवर्सिबल ब्लॉकर में एक ही ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फेनॉक्सीबेंजामिन। जहां पे एक दो ड्रग रहेगा उसको हमेशा याद करके चलना है कि एक दो ड्रग रहेगा मतलब वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आ सकता है, ठीक है। ये फेनॉक्सीबेंजामिन जो है इरिवर्सिबल है और ये नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में आता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में ड्रग को तीनों पार्ट से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है नॉन सिलेक्टिव, नेक्स्ट आता है अल्फा 1 सिलेक्टिव एंड अल्फा 2 सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव को फिर से चार पार्ट से डिवाइड किया गया है। कुछ आता है हमारा एर्गोट डेरिवेटिव। एर्गोट जो है एल्कालॉइड से। जब भी पढ़ना चैप्टर तो थोड़ा एर्गोट का भी देख लेना कॉग्नोसी में, ठीक है। थोड़ा सा एल्कालॉइड्स का चैप्टर खोलते हैं कि एर्गोट कहाँ से मिलता है, कौन से प्लांट से मिलता है, एर्गोट के अंदर कौन कौन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और किसका कहाँ पे एक्शन आता है। एर्गोट से दो मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है। एक आता है हमारा एर्गोटामिन, एक आता है एर्गोमेट्रिन। एक हमारा माइग्रेन में यूज होता है, दूसरा हमारा जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसमें यूज होता है। तो एर्गोटामिन जो है और एर्गोटॉक्सिन ये दो एर्गोट एल्कलॉइड्स के अंदर आता है। ये होता है हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कलॉइड, सेम वही चीज है बस हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा इसमें। डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन और डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। नेक्स्ट आता है इमिडाजोलिन डेरिवेटिव फेंटोलामिन, ठीक है। फेंटोलामिन इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है, ये रिंग इसमें प्रेजेंट होगा फेंटोलामिन में। नेक्स्ट आएगा मिसलेनियस में एक ड्रग आएगा जिसे हम क्लोरप्रोमाजिन कहेंगे। अब आएगा अल्फा 1 सिलेक्टिव, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। इसमें जितने भी जोसिन है प्राजोसिन, तेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, आर्थिजोसिन, टेम्सिनोसिन। और सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर में रहेगा योहिम्बिन। क्लियर है। अल्फा 2 एगोनिस्ट में भी एक सिंगल ड्रग था क्लोनिडिन। एंटागोनिस्ट में भी एक सिंगल ड्रग है योहिम्बिन। नेक्स्ट आता है फेनॉक्सीबिंजामिन, ठीक है। तो ये फेनॉक्सीबिंजामिन अभी बताया, ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर है, नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को भी ब्लॉक कर सकता है। फेंटोलामिन जो है ये भी हमारा इरिवर्सिबल, सॉरी फेंटोलामिन जो है ये रिवर्सिबल है बट ये क्या है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है। रिवर्सिबल है एंड कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है बट ये भी नॉन सिलेक्टिव है। अल्फा 1 और अल्फा 2 में से किसी को भी ब्लॉक कर सकता है। यूज कहाँ कहाँ पर है, फेंटोलामाइन का जो यूज है मेनली चार जगह पे यूज होता है। एक फियोक्रोमोसाइटोमा, एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर में यूज होता है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन में यूज होता है। चीज रिएक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा फेंटोलामिन। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी शॉक में यूज होता है और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में भी ये फेंटोलामिन जो है यूज होता है। चीज रिएक्शन क्या थे, माओ ए इनहिबिटर क्लास की कोई भी ड्रग तुम ले रहे हो उसके साथ टायरामिन कॉन्टेनिंग फूड ले रहे हो तो टायरामिन का क्या होगा उधर से, थायरामिन से टायरोसिन बनेगा। उस टायरोसिन से हमारा नॉरएड्रेनालिन बनेगा और नॉरएड्रेनालिन को मेटाबोलाइज करने वाली एंजाइम को तुम ऑलरेडी इनहिबिट करके रखे हो उसका ड्रग लेके। तो नॉरएड्रेनालिन का लेवल जो है बॉडी में बढ़ता जाएगा, उससे एड्रेनालिन बढ़ेगा, फिर तुम्हारे बॉडी में एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस दिखा देगा जिसके वजह से तुम्हारा हार्ट फेलियर हो सकता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं चीज रिएक्शन। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। जितने भी जोसिन क्लास के ड्रग है ये इधर प्रेजेंट होता है और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो है ये टेम्सुलोसिन होता है। क्यों होता है कि ये जो टेम्सुलोसिन होता है ये स्फिंक्टर स्पेसिफिक होता है। ये स्फिंक्टर स्पेसिफिक जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वहां पे काम करता है। अब ये अल्फा 1 G2 मीडिएटेड है तो ये नॉर्मली करता क्या है, स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन। अब किसी पेशेंट को अगर यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, यूरिनेशन नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाएगा, इसका ब्लॉकर दिया जाएगा, ठीक है। अल्फा 1 की ब्लॉकर दिया जाएगा और कौन से ब्लॉकर दिया जाएगा, टेम्सुलोसिन दिया जाएगा। टेम्सुलोसिन दिया जाएगा, वो जाके इसको ब्लॉक करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन के जगह पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा और स्फिंक्टर जो है ओपन हो जाएगा, जो यूरिनेशन का प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाएगा। इसी में इसीलिए ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में ये जो ड्रग है टेम्सुलोसिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नॉट ओनली टेम्सुलोसिन, दूसरे क्लास के दूसरा जो इस क्लास के ड्रग है वो भी यूज होता है। और इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है कि इसमें जो हमारा पोस्टीरियर हाइपोटेंशन दिखता है, ठीक है। ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन पे दिया था टेस्ट में कि कौन सी ड्रग है जहां पे ये पोस्टीरियर हाइपोटेंशन जो है दिखता है। नेक्स्ट आता है बीटा एडिनर्जिक ड्रॉप।
अब बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर में प्रोटोटाइप ड्रग है प्रोपानोनोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूजफुल ये होता है, ठीक है, क्योंकि ये ओनली इधर पढ़ोगे ऐसा नहीं है, आगे जाके ऐसे बहुत चैप्टर है जहाँ पे तुम ये प्रोपानोनोल को पढ़े, ठीक है, जैसे थायराइड की चैप्टर है, पढ़े हो एंटी थायराइड में, अगर थायराइड का हार्मोन का किसी भी पेशेंट में क्राइसिस दिखा देगा, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने की वजह से थायराइड स्ट्रांग हो जाता है, तो उसमें भी हमारा जो है प्रोपानोनॉल यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा माइग्रेन। माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस की बात किया जाएगा, तो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में प्रोपानोनॉल यूज होता है। हाइपरटेंशन में तो होता ही है। नेक्स्ट आता है हमारा जो एरिथमिया की बात किया जाएगा। एरिथमिया की बात किया जाएगा तो उधर जो है प्रोपानोनॉल यूज होता है। ऐसे और भी, मुझे तो अभी इतना याद आ रही है, और भी दो तीन जगह है जहाँ पे ये प्रोपानोनॉल यूज होता है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर पे प्रोपानोनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन को छोड़ के भी बहुत जगह पे यूज होता है। अब बीटा ब्लॉकर को हम मेनली टू टाइप से डिवाइड करेंगे, एक आता है नॉन सिलेक्टिव, एक आता है सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव में वो बीटा वन बीटा टू की ब्लॉक करेगा, सिलेक्टिव सिर्फ बीटा वन को ब्लॉक करेगा, इसीलिए इसको हम कार्डियो सिलेक्टिव कहते हैं। तो अब ये जो बीटा वन है ना, इसको कार्डियोसिलेक्टिव तो कह रहे हैं, लेकिन ये बीटा वन जो हमारा जेजी सेल पे जो बीटा वन प्रेजेंट है, ठीक है, किडनी का, किडनी का जेजी सेल पे जो बीटा वन है उसको भी ब्लॉक करेगा, ये याद रखना। जो भी कार्डियोसिलेक्टिव बीटा वन की बात किया जाएगा, ये नॉट ओनली कार्डियोसिलेक्टिव है, ये उसके साथ हमारा जेजी सेल ऑफ किडनी में जो बीटा वन रिसेप्टर है उसको भी ब्लॉक करेगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या होगा कि जो रेनिन रिलीज हो रहे थे, ये रेनिन रिलीज डिक्रीज होगा, ठीक है। आगे जाके इसका एप्लीकेशन दिख सकता है तुमको क्वेश्चन में, कि बीटा वन ब्लॉक करने की वजह से रेनिन डिक्रीज होगा, रेनिन डिक्रीज होगा तो उधर आगे जाके एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू नहीं बनेगा, नहीं बनने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो सकता है। क्लियर। अब नॉन सिलेक्टिव में देखोगे तो तीनों क्लास आता है, विदाउट इंटेंसिक एक्टिविटी, विद इंटेंसिक एक्टिविटी और अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। विदाउट इंटेंसिक एक्टिविटी, ये इंटेंसिक आई से जो लिखा है इंटेंसिक एक्टिविटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर है जिसके पास थोड़ा एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एगोनिस्टिक बोले तो पार्शियल एगोनिस्टिक, फुल एगोनिस्ट ना, पार्शियल एगोनिस्ट। अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी का बात किया जाएगा तो किस में इंट्रिंसिक एक्टिविटी आता है, पार्शियल एगोनिस्ट में आता है और एगोनिस्ट में ही आता है, एंटागोनिस्ट में तो नहीं आता है। एंटागोनिस्ट में इंट्रिंसिक एक्टिविटी का वैल्यू जीरो होता है, पार्शियल एगोनिस्ट में 0 to 1 के बीच में होता है। तो ये कुछ ऐसा ड्रग है जिसके पास कुछ भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है, पार्शियल इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, ये एकदम से क्लियर स्पेसिफिक जो है एकदम ब्लॉकर है, इसके पास कुछ भी एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। प्रोपानोनोल, सोटानोल और टिमोल, और तीनों ही नॉन सेलेक्टिव है। अब ये नीचे जो लिखा है, ये कुछ ऐसा बीटा ब्लॉकर है जिसके पास बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी तो है, उसके साथ थोड़ा बहुत एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी है, जिसके लिए इसमें थोड़ा इंट्रिंसिक एक्टिविटी दिख जाता है, जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है। वो कौन कौन से ड्रग है, कॉन्टेन पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी, ठीक है। सी फॉर आ जाएगा सेलिप्रोलल, पी फॉर आ जाएगा पिंडोलॉल और पेनब्यूटोलॉल, ए फॉर आ जाएगा एल्प्रिनोलॉल और ए फॉर आ जाएगा एसीब्यूटोलॉल। ये कुछ ऐसा ड्रग है जिसमें थोड़ा बहुत एगोनिस्टिक या माइमेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। नेक्स्ट आता है अल्फा ब्लॉकिंग वाला, लास्ट में बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। कार्डियो सिलेक्टिव में ऊपर में देखो एकदम बड़ा बड़ा लिखा है कि ई एम बी ए सी एन, ठीक है। ई फॉर स्मॉलर, एम फॉर मेटोप्रोलर, बी फॉर आ जाएगा बिसोप्रोलर, ए फॉर आ जाएगा एटेनोलॉल एसिब्यूटोलर, सी फॉर आ जाएगा सेलिप्रोलर, एल फॉर आ जाएगा, एन फॉर आ जाएगा नेविब्यूनॉल। अब आएगा बीटा ब्लॉकर विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। इसको हम दो पार्ट से डिवाइड करेंगे कि कुछ ऐसा, कुछ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जिसके पास अल्फा को ब्लॉक करने का प्रॉपर्टी है। अल्फा बोले तो अल्फा वन की बात कर रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है कार्डियो सिलेक्टिव जिसके पास अल्फा वन को ब्लॉक करने का प्रॉपर्टी है। तो नॉन सिलेक्टिव में किस किस के पास है, लेबेटालॉल, कार्बेडिलल और कार्टेलॉल। और सिलेक्टिव बीटा वन में बिटेक्सोलॉल और सेलिप्रोलॉल, ये दोनों सिलेक्टिव में था, इसके पास भी अल्फा वन को ब्लॉक करने का प्रॉपर्टी है। क्लियर।
तो बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस स्लाइड है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मेटोप्रोलोल इस क्लास की प्रोटोटाइप ड्रग है, स्मोलोल शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, नोडालोल जो है ये हमारा नॉन सिलेक्टिव में सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है। इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सा हमारा ग्लाकोमा में यूज होता है, कौन सा हमारा शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, कौन से ऐसा है जो हमारा बीटा ब्लॉक करने के साथ पोटेशियम चैनल को ओपन करना है। ठीक है, वो आगे के स्लाइड में है। कौन सा हमारा अल्फा को ब्लॉक कर रहा है। अब ये है बीटा ब्लॉकर का यूज। जितने भी बीटा ब्लॉकर पढ़ा है इनका यूज मेनली दो जगह पे दिखता है। एक आता है हमारे ये हार्ट में। हार्ट में क्या करता है, ये सबको सब कुछ रिड्यूस करता है। दूसरा इसका जो यूज होता है वो मेटाबॉलिसिस में दिखता है, जो मेटाबॉलिक इफेक्ट है। तीनों जगह पे दिखता है। एक आता है बीटा टू का इफेक्ट, दोनों जगह पे मेनली दिखता है। एक हो जाएगा हमारा लीवर, दूसरा हो जाएगा स्केलेटल। दोनों जगह पे करता क्या है, ये ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है। दोनों जगह पे ग्लूकोज प्रोडक्शन कर रहा है। और एक जगह पे एडिपोज टिश्यू पे ये पे लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आई पे, तो मेनली अल्फा का एक्शन आता है, अल्फा वन का। यूट्रस में बीटा टू का आता है। बीटा टू करता क्या है, इधर रिलैक्सेशन करता है अगर इसका कोई एगोनिस्ट दिया जाएगा तो। और एंटागोनिस्ट का अगर बात किया जाए, एंटागोनिस्ट का बात किया जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हम्म, कुछ बीटा ब्लॉकर जो हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके पास। जैसे देखो बीटा ब्लॉकर विथ पोटेशियम चैनल ओपनर, टिलिसोलर। ठीक है, ये एक ऐसा ड्रग है जो बीटा को तो ब्लॉक करेगा, साथ में पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा। ठीक है, तो पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा तो थोड़ा सा तुम एरिथमिया से याद कर सकते हो कि कोई भी ड्रग पोटेशियम चैनल को अगर ओपन कर देगा तो उसका जो रिपोलराइजेशन रेट था वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो टोटल रिफ्रैक्टरी पीरियड था उसका वो शॉर्ट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है। और कोई भी ड्रग अगर पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, उसमें क्यूटी प्रोलोंगेशन देखने को लग जाएगा, जिसको हम टॉर्स डी पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर विथ रिलीज द नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, वो आता है नेविवोलर। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या शो करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा तो याद है इसका मैकेनिज्म। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा तो आगे जाके क्या करेगा, ये सीजीएमपी को बनाएगा, और सीजीएमपी साइक्लिक जीएमपी बनेगा। साइक्लिक जीटीपी से तुम्हारा जीएमपी बनेगा, उससे साइक्लिक जीएमपी, फिर ये आगे जाके हमारा क्या करता है, वेसोडायलेशन करता है। बहुत सारे जो नाइट्रेट जिस मैकेनिज्म पे काम करता है, इसी मैकेनिज्म पे काम करता है ना, नाइट्रेट हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। फिर जीटीपी टू साइक्लिक जीएमपी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, फिर वो साइक्लिक जीएमपी आगे जाकर वैसोडायलेशन करता है, तो उसके पास वैसोडायलेटरी प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है। और नाइट्रेट को छोड़ के जो नाइट्रोक्साइड है, नाइट्रोक्साइड जो ड्रग है सोडियम नाइट्रोक्साइड, जिसके पास आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट करने का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से वो प्री लोड आफ्टर लोड दोनों को रिड्यूस कर पाता है। सोडियम नाइट्रोक्साइड हाइपरटेंशन का ड्रग है। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर विथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर के साथ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का भी प्रॉपर्टी है, वो है बिटेक्सोलॉल और कार्बेडिलॉल। ठीक है, बिटेक्सोलॉल और कार्बेडिलॉल। नेक्स्ट आता है कार्बेडिलॉल, जो है ये मैंने बताया था कि अल्फा को ब्लॉक करता है बीटा के साथ साथ, तो बीटा वन बीटा टू और अल्फा वन। जब भी ये एक चीज याद रखना कि बीटा की बात किया जाएगा तो मेनली बीटा वन और बीटा टू की बात किया जाएगा, और अल्फा की बात हो रहा है मतलब अल्फा वन की बात हो रहा है। ठीक है, इधर से हमारा एक्सेप्शन है बीटा थ्री जो अलग है कंप्लीट, इधर से एक्सेप्शन है हमारा अल्फा टू। तो ये तीनों का बात किया जाएगा अगर बीटा प्लस अल्फा की ब्लॉकिंग का बात आ रहा है, बीटा वन बीटा टू और साथ में अल्फा वन की बात किया जाएगा। और ये कार्बेडिलर जो है ये हमारा मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है। किसी भी पेशेंट में अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, उसका हार्ट फेलियर का चांसेस दिखने लगता है, तो उसके केस में ये दिया जाता है, ये पेशेंट की जो जान जो है जान को बचा सकता है। इसीलिए ये ड्रग बहुत यूज़फुल होता है। ये हमारा मॉर्टेलिटी रेट जो होता है, पेशेंट का डेथ रेट होता है, उसको रिड्यूस कर पाता है ये ड्रग। ठीक है, क्योंकि ये 2-3 रिसेप्टर को एक साथ में काम कर रहे हैं 2-3 जगह पे, इसलिए इसमें इतना अच्छा इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। कुछ बीटा ब्लॉकर ऐसे आता है जो हमारा नॉन सिलेक्टिव में वो कुछ जगह पे हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, हम उसमें यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, जो नॉन सिलेक्टिव वाला है, ये 4 जगह पे हम उसको यूज नहीं कर सकता है, ए बी सी डी।
अस्थमा में नहीं कर सकता है, ब्लॉकेज में नहीं कर सकता है, सीएचएफ में और डायबिटीज में। ठीक है, अभी तक तुम लोग को इसका रीजन शायद पता हो गया है कि अस्थमा में हम क्यों नहीं यूज कर सकता है। कोई भी बताओ कि अस्थमा में हम क्यों नहीं यूज कर सकता है। नॉन टिप को नहीं कर सकता है ना দাদা अस्थमा নন में। সিলেক্টিভ হয় তাই মানে বিটা 2 টা ব্লক করে দেবে। बीटा टू को भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, डायबिटीज में क्यों नहीं कर सकता है। দাদা ওই তো গ্লাইকোলাইসিস এই গ্লুকোনিওজেনেসিসটাকে বি টু বাড়ায় আর গ্লাইকোজেনোলাইসিসটাকে। नेक्स्ट आता है, कुछ बीटा ब्लॉकर ऐसा है जिसको हम रेनल फेलियर में यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये एएनएस, एटेनोलोल, नोडालोल और सोटालोल, ये तीन ऐसे बीटा ब्लॉकर है जिसको हम रेनल फेलियर में, किसी में किडनी का प्रॉब्लम है किसी पेशेंट में, तो उसमें नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही से जो है तुम्हारा एएनएस टोटली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे का कुछ चीज थे, जैसे तीनों डिजीज थे इस चैप्टर में। एक हो गया एल्जेमर, दूसरा होता है माइस्थेनिया ग्रेविस और एक होता है ग्लाउकोमा। तो वो डिजीज को भी एक बार याद कर लो। देखो ये थे हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस, सब कुछ तो लिखा ही है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि एनएम रिसेप्टर जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो प्रेजेंट होता है, ये एनएम रिसेप्टर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगता है हमारे बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम, जिसके वजह से एनियम रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होने लगता है और प्रॉब्लम में हमारा मसल जो है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके वजह से मसल में एक पैरालिसिस वाला सिचुएशन आ जाता है। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस है। इसमें याद क्या रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो है, पहला चीज ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दूसरा चीज, इसके वजह से हमारा एनएम रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होने लगता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तीसरा चीज कि इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस में जो डायग्नोसिस होता है, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए जो है एक ड्रग है एड्रोफोनियम। ठीक है, ये एक लौता ड्रग है जो माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज होता है। ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए किसी पेशेंट पे कि उसको माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एड्रोफोनियम जो है यूज होता है। और दूसरा एक ड्रग जो है डी ट्यूबोक्यूरेरिन। ठीक है, ये दोनों ड्रग माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज होता है। दो टाइप का टेस्ट होता है, एक एम्लियोरेटिव टेस्ट, एक आता है प्रोवोकेटिव टेस्ट। एम्लियोरेटिव टेस्ट में एड्रोफोनियम, प्रोवोकेटिव टेस्ट में डी ट्यूबोक्यूरेरिन यूज होता है। नेक्स्ट आता है इसके यूज, मतलब कौन सी ड्रग इसमें यूज होता है ट्रीटमेंट में, वो आता है नियोस्टिग्मिन प्लस एट्रोपिन। ठीक है, नियोस्टिग्मेंट प्लस एट्रोपिन को साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जो माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इनको छोड़ के भी कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग इसमें यूज हो सकता है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया या फिर एजाथायोप्रिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया, ये इम्यूनो सप्रेसेंट यूज हो सकता है। ये दूसरा अप्रोचेस है इसका ट्रीटमेंट का। और एक अप्रोचेस हो सकता है कि हमारा इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेनली थाइमस ग्लैंड होता है, उसको ही बॉडी से रिमूव कर देना। ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट भी बनाता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन में हेल्प करता है। इन सबको, थाइमस ग्लैंड को बॉडी से रिमूव कर देना, तो परमानेंटली जो हो जाएगा, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में एकदम सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अप्रोचेस हो सकता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। डोज याद रखना कि 2 mg हमारा एट्रोफोनियम और 0.5 mg फॉर डी ट्यूबोक्यूरेंट यूज होता है। नेक्स्ट एक डिजीज था एल्जेमर। ओके, एल्जेमर फर्स्ट पॉइंट न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जहाँ पे क्या हो जाता है, पेशेंट को डिमेंशिया होने लगता है, एसिटाइल कोलिन लेवल बॉडी में इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से न्यूरल डैमेज हो जाता है ब्रेन के अंदर। इसके लिए हमारा ड्रग क्या क्या है, रिवास्टिगमाइन, टैक्रिन, गैलेंटामाइन, टोनेपिजिल और एक आता है मेमेंटाइन। ठीक है, ये मेमेंटाइन नियर ड्रग है, बाकी ये सब हमारा जो एंटीकोलिनेस्टेरॉइड क्लास की ड्रग है, जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरॉइड एंजाइम को इनहिबिट करके उसका कंसंट्रेशन को बॉडी में इंक्रीज करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्जाइमर डिजीज।
नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी में एल्जाइमर डिजीज में इसका ये वाला स्लाइड देख लेना एक बार। पैथोफिजियोलॉजी में दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि ये नाम को खाली याद रख दो कि ये जो बीटा एम्लॉयड है, ठीक है, ये बीटा एम्लॉयड प्लेक फॉर्मेशन होता है एल्जाइमर डिजीज में। ठीक है, इतना याद रखना, ये बीटा एम्लॉयड एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसका एक्युमुलेशन होने लगता है हमारा हिपोकैम्पस रीजियन में, जिसके वजह से पेशेंट को डिमेंशिया होने लगता है। तो ये होता कहाँ पे है? अल्जाइमर डिजीज पे। ठीक है, एक होता है न्यूरोनल डेथ, मतलब न्यूरॉन डैमेज होता है। दूसरा रीजन होता है बीटा एम्लॉयड प्रोटीन का एक्युमुलेशन होने लगता है। तीसरा होता है हमारा न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक्युमुलेशन के वजह से जो न्यूरॉन का नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने लगता है। और न्यूरोट्रांसमीटर की इम्बैलेंस लास्ट में, जिसमें एसिटाइलकोलिन लेवल कम हो जाता है और डोपामिन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होने लगता है। मेनली ये नाम को याद रखना कि ये बीटा एम्लोइड जो प्रोटीन है, ये हमारा एल्जाइमर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट ये एक आता है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में क्या होता है, जो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन होता है वो इंक्रीज होने लगता है। इसमें मेन प्रॉब्लम है कि जो हमारा ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर, उसका सिक्रेशन जो है ज्यादा होने लगता है और एक्सक्रेशन कम होने लगता है। तो हमारा टारगेट रहेगा सिक्रेशन को कम करना, एक्सक्रेशन को ज्यादा करना। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है और लेस देन 21 mmHg होता है, बट इन केस ऑफ ग्लाउकोमा और 21 mmHg से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन का। एक है सिक्रेशन रिड्यूस करने वाली, एक आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग आएगा? कुछ आता है कार्डियो सिलेक्टिव, कुछ आता है नॉन कार्डियो सिलेक्टिव। कार्डियो सिलेक्टिव में बिटेक्सोलॉल और लिवोबिटेक्सोलॉल आएगा। नॉन सिलेक्टिव में टिमोलॉल, लिवोब्यूनोलॉल और कार्टेलेलॉल आएगा। ठीक है, ये हर एक नाम याद रखना है। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट अल्फा टू एगोनिस्ट। अल्फा टू एगोनिस्ट में दो ड्रग आएगा, एक एप्राक्लोनिडिन और एक आएगा ब्रिमोनिडिन। कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। तो ये तो ज्यादा यूज होता नहीं है, एसिटाजोलामाइड, ये दोनों ज्यादा यूज होता है। ठीक है, डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। नेक्स्ट आता है एक्वास ह्यूमर का सिक्रेशन को कम कर दिया। अब आता है एक्सक्रिएशन को प्रोमोट करना है, ज्यादा करना है, आउटफ्लो को बढ़ाना है। तो उसके लिए हम दो पाथवे होता है इसका आउटफ्लो के लिए, एक ट्रैबेक्युलर आउटफ्लो, एक इवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। ट्रैबेक्युलर आउटफ्लो में कौन कौन सी ड्रग काम करता है? जो हमारा मायोसिस कॉज करता है, जैसे पिलोकार्पिन हो गया, फाइजोस्टिकमिन हो गया। और आता है अल्फा टू एगोनिस्ट में एक ड्रग आता है जिसका नाम है डीपीवेफ्रिन। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये हमारा एपिनेफ्रिन का प्रोड्रग है। ठीक है, ये प्रोड्रग होता है, यही पे डीपीवेफ्रिन से आगे जाके एपिनेफ्रिन बनता है। और इवियोस्क्लेरल पाथवे में दो हमारा क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो है ये यूज होता है। इसका नाम है लेटानोप्रोस्ट और बिमाटोप्रोस्ट। ठीक है, जो हमारा इवियोस्क्लेरल पाथवे में आउटफ्लो, एक्वस ह्यूमर की जो आउटफ्लो है उसको प्रमोट कर इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल कंप्लीट एएनएस का रिवीजन। ठीक है, एएनएस से अगर तुम बोलोगे तो हर साल जो है 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, टोटल एएनएस की इस चैप्टर से। इसमें जितना स्लाइड है इस चैप्टर में, मेरा इस पीपीटी में, इस स्लाइड अगर ठीक से पढ़ के जाओगे तो इससे तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, नहीं तो ये 4 to 5 क्वेश्चन तुम इजीली कर पाओगे। ठीक है, ये इससे ज्यादा टफ भी नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा टफ आएगा, बहुत ज्यादा सोचने वाली क्वेश्चन भी नहीं आता है। क्वेश्चन जो आता है इजी आता है। ठीक है, कितना इजी आता है चलो दिखाता हूँ। ये देख लो कितना इजी क्वेश्चन आता है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तुम लोग बता नहीं पाओगे, ये 2025 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में लिखा बहुत कुछ है, लेकिन इतना भी पढ़ने का मतलब जरूरत भी नहीं है तुमको। देखो, मीराब्रेकन इज प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरी एक्टिव ब्लडर, इट इज वेल नोन एज। आज ही क्लास में मैंने बताया था कि मीराब्रेकन जो क्या है, बीटा 3 रिसेप्टर का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है। बस इतना तुमको पता है। क्या क्या ऑप्शन दिया है? बीटा 3 सिलेक्टिव एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, बीटा 2 सिलेक्टिव एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। आज ही बताया था कि बीटा 3 का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है मीराब्रेकन। ठीक है, साथ में बीटा 1 का भी और बीटा 2 का भी याद कर लेना।
बीटा 1 का क्या है? डोपामिन और डोब्यूटामिन। बीटा 3 का सल्ब्यूटामॉल। अगर ब्रोंकाई की बात किया जाएगा तो, अगर यूट्रस की बात किया जाएगा तो रिट्रोडिन। ओके, टफ है क्वेश्चन, इजी आया था। इन से ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा तुमको लिखेगा क्वेश्चन में बहुत कुछ कि हाँ ये ड्रग जो है पेशेंट ने लिया था, ये प्रॉब्लम लिखा था, वो प्रॉब्लम लिखा था, लेकिन तुमको ऐसा एक वर्ड रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, उसी वर्ड से तुम्हारा आंसर जो है निकल के आएगा। क्वेश्चन देख के डरने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये बताओ, अब बताओ, ये क्वेश्चन कुछ टफ क्वेश्चन है, आंसर तो लिखा ही है, तुम लोग क्या ही बताओगे। ऑलरेडी ये ग्रीन कलर में आंसर जो है दिया है। Which of the following is an antidote for organophosphorus poisoning? ऑर्गेनोफॉस्फोरस बोलो तो जो कार्बामेट था कोलिनार्जिक में। तो अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस की बात किया जाएगा तो आंसर हमारा प्रेलिडॉक्सिम में जाएगा, ठीक है। इसको 2 पैम ऐसे करके भी लिखता है, लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस के जगह पे अगर कोई भी, ये क्या करता है, ये इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है एंटीकोलिन को। अगर कोई रिवर्सिबल ड्रग इसके जगह पे दे दिया जाएगा, जैसे मान लो फाइजोस्टिगमिन या नियोस्टिगमिन, ठीक है, कोई भी जो रिवर्सिबली ब्लॉक करता है, उसके अगर बात किया जाएगा तो उसके पॉइजनिंग में हमारा क्या यूज होगा, तब एट्रोपिन यूज होगा। ये इरिवर्सिबल ही है। ये प्रेलिडॉक्सिम क्या करता है, ये रीएक्टिवेट करता है एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम को, रीएक्टिवेट करता है एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करता है, ठीक है। तो अगर इरिवर्सिबल की बात किया जाएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस या कार्बामेट रहेगा, या फिर इस क्लास में जो ड्रग आता है जैसे टैबून, सेरिन, सोमैन जो नार्व गैस होता है, इकोथायपिड हो गया, पैराथेन, मैलाथेन जो इंसेक्टिसाइड में आता है, ये कोई एग्जांपल रहेगा। अगर तुम्हारा कार्बामेट पूछा जाएगा तब आंसर प्रेलिडॉक्सिन में जाएगा, कोई रिवर्सिबल ड्रग पूछा जाएगा तब आंसर एट्रोपिन में जाएगा। अब देखो जो आंसर भी इसमें दिया है ना, ऑप्शन भी कोई भी इसके आसपास नहीं है, ये तो एकदम नहीं है, नैलोक्सिन नहीं है, ये तो ओपियम चला गया, ये एक ऑप्शन था फाइजोस्टिग में। Which nasal decongestant is a selective alpha to adrenergic receptor agonist? अब बताओ, अभी मैंने तुम लोग को जो पढ़ाया है उस हिसाब से इधर अल्फा 1 होना चाहिए था क्वेश्चन में, कि अल्फा 1 कौन से अल्फा 1 एगोनिस्ट है जो नासल डिकॉन्जेस्टेंट में यूज होता है। अब देखो आंसर ऐसे ऐसे दिया है ना, मतलब ऑप्शन में ऐसे ऐसे ड्रग दिया है, इसमें से कोई भी अल्फा 1 एगोनिस्ट तुमको दिखेगा नहीं। तो अगर इधर अल्फा 2 भी है तो सबको पता चल ही रहा है कि ये बात ऑक्सीमेटाजोलिन का ही हो रहा है, तो क्योंकि यही ऐसे ड्रग है जो हमारा नासल डिकॉन्जेस्टेंट में यूज होता है। सेट्रिजिन होता नहीं है, ये हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन क्लास की ड्रग है। जो तुम्हारा लॉराटिडिन हो गया, ये भी एंटी हिस्टामिन क्लास की ड्रग हो गया। मोंटेलुकास्ट हो गया, ये क्या है, CYS LT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर, CYS LT1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, मोंटेलुकास्ट और जेफरेलुकास्ट। लॉराटिडिन, डेसलोराटिडिन, ये सब आता है एंटी हिस्टामिन में आता है। सेट्रिजिन हमारा एंटी हिस्टामिन में आता है सेकंड जनरेशन पे। तो एक ही ड्रग दिख रहा है जो नसल डिकॉन्जेस्टेंट में अल्फा 2 में रिलेटेड है, तो ऑक्सीमेटाजोलिन हो गया, ठीक है। ऑक्सीमेटाजोलिन हो सकता है, जाइलोमेटाजोलिन हो सकता है, और एक हो सकता है क्या, नाफाजोलिन, नाफाजोलिन, ओके। तो देखो अभी तक जितना क्वेश्चन दिखा है, क्वेश्चन इजी आया था, बहुत आया था इजी क्वेश्चन, जितना पढ़ाया इससे ज्यादा ही पढ़ाया तुम लोग को। ये भी देख लो, which of the following is used in the treatment of bronchial asthma and belongs to the beta 2 sympathomimetics? इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ये सब एस्थमा में तो यूज होता है, ठीक है। ये आंसर ऐसे दिया है कि ये सब एस्थमा में यूज होता है। अस्थमा तुम लोग को पढ़ाया गया है, देवजीत सर ने पढ़ाया था, तो ये सारे ड्रग पढ़ाया था, कीटोटिफेन पढ़ाया था, थियोफाइलिन पढ़ाया था, इपराट्रोपियम ब्रोमाइड पढ़ाया था, ये अस्थमा में तो यूज होता है। लेकिन कोई भी बीटा 2 एगोनिस्ट है क्या, नहीं है। यही है जो हमारा सल्ब्यूटामॉल इकलौता बीटा 2 एगोनिस्ट है। सल्ब्यूटामॉल एक चीज याद रखना कि ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। किसी भी टाइप का अस्थमा में हमारा जो है
सॉरी इधर साल्मेटेरॉल है, सॉरी सॉरी मैंने इसको सॉल्ब्यूटामॉल पढ़ लिया। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टैटिंग नहीं है हमारा। अगर साल्ब्यूटामॉल की बात किया जाएगा, ठीक है, इसके जगह पे अगर साल्ब्यूटामॉल होता, ये भी बीटा टू एगोनिस्ट है, तो ये होता है बीटा टू एगोनिस्ट में सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट। ये सबसे शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, ठीक है। अब एस्थमा का कुछ टाइप होता है, ठीक है, मैं कुछ टाइप बता रही हूँ एस्थमा का। ये हर एक टाइप में एस्थमा का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है, एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होगा, जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। ओके, नेक्स्ट अगर एक्यूट अटैक है, एस्थमा का एक्यूट अटैक है, तो एक्यूट अटैक में हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा सॉल्ब्यूटामॉल यूज होगा, और ये इनहेलर में दिया जाएगा। ओके, जैसे टैबलेट फैबलेट में नहीं, इनहेलर पे दिया जाएगा। एक्यूट अटैक में हमेशा सॉल्ब्यूटामॉल यूज होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, तो इसीलिए ये दिया जाता है। अगर प्रेगनेंसी में, ये भी याद रखना कि अगर प्रेगनेंसी में हुआ है, प्रेगनेंसी में किसी वुमेन को एक्यूट अटैक हुआ है अस्थमा का, तब भी सॉल्ब्यूटामॉल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर acute attack ड्यूरिंग लेबर पेन, ओके, ड्यूरिंग लेबर पेन, किसी वुमेन को डिलीवरी के टाइम पे लेबर पेन में अगर अस्थमा का एक्यूट अटैक हुआ है, तब सॉल्ब्यूटामॉल नहीं जाएगा, क्योंकि वो बीटा टू एगोनिस्ट है। बीटा टू एगोनिस्ट है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, चाहे ये सिलेक्टिव ही है सॉल्ब्यूटामॉल, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसका कुछ एक्शन हमारा जो इसमें आ जाएगा रेट्रोडिन के जैसा, मतलब यूट्रस में आ जाएगा। तो यूट्रस में अगर इसका एक्शन आएगा तो यूट्रस तुरंत रिलैक्स हो जाएगा, और उसका जो लेबर पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका डिलीवरी डिले हो जाएगा, ठीक है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, इसके लिए तब भी कभी भी इसको सॉल्ब्यूटामॉल नहीं दिया जाएगा, तब इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा इप्राट्रोपियम, ओके, जो एट्रोपिन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा प्रोफाइलैक्सिस, अगर बात किया जाएगा, ओके, हम्म, अगर प्रोफाइलैक्सिस की बात किया जाएगा, प्रोफाइलैक्सिस बोले तो प्रिवेंशन, ठीक है, कि अस्थमा को प्रिवेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अस्थमा का जो भी पेशेंट होता है ना, उसके लिए ये अटैक बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। वो उसका एकदम से सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है उसको, ठीक है, वो ले ही नहीं पाता है सांस। तो इसीलिए वो लोग हमेशा प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस करता है कि कैसे भी तरीके से हमको ये अटैक जो है पहले से प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंशन के लिए जो दिया जाता है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन सा दिया जाता है मेनली, इसमें दिया जाता है फ्लूटिकासोन, फ्लूटिकासोन का जो नासा स्प्रे होता है, ठीक है, फ्लूटिकासोन का नासा स्प्रे दिया जाता है कि रेगुलर तुम ये चीज यूज करो। ये रेगुलर नासा स्प्रे को सुबह शाम लेने को लिए बोलता है, जो इसको प्रिवेंट करेगा, प्रोफाइलैक्सिस में यूज होता है, ठीक है। और एक आता है ड्रग इंड्यूस एस्थमा, एक ड्रग का नाम बताओ जो एस्थमा इंड्यूस करता है। ड्रग इंड्यूस अगर एस्थमा की बात किया जाएगा तो उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होगा। क्लियर है, कितने टाइप का एस्थमा बताया, उसमें कौन सा जो है पेशेंट की सिचुएशन के ऊपर वो ड्रग जो है चूज होगा कि कौन सा ड्रग दिया जाएगा, ठीक है। कौन सी ड्रग अस्थमा कॉज करता है, दादा एस्पिरिन হবে। हम्म, एस्पिरिन जब पढ़ा थे तब भी बोला था कि ये हमारा अस्थमा कॉज करता है, और उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्रोमोग्लाइकेट हो, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। नेक्स्ट ये बताओ, ये एक्चुअली एलिस का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, या फिर जो अस्थमा है उसका भी बोल सकते हो, कि बॉम्ब्यूटेरॉल जो है ये कौन से ड्रग का है, ये टर्ब्यूटलिन का हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है।
ये बॉम्ब्यूटेरॉल जो है टार्ब्यूटेलिन का प्रोडक्ट है, ये दोनों ही क्या है, ये भी हमारा वही बीटा 2 एगोनिस्ट, सिलेक्टिव एगोनिस्ट अस्थमा में यूज होता है। ठीक है, ये देखो टोटल कितना क्वेश्चन आया था फिर, 1 2 3 4 5। ओके, तो 25 की अगर बात किया जाएगा 2025 का, तो एएनएस से कितना क्वेश्चन आया था, 5। मैंने पहले बताया था कि 4 to 5 क्वेश्चन जो है एएनएस से तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इजी ही मिलेगा, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं रहेगा। जितना पढ़ाया है ये स्लाइड को अच्छे से रिवीजन करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा आई थिंक कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, हो सकता है कि 5 में से 5 क्वेश्चन कॉमन ना आए, एक क्वेश्चन बाहर से आ सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन 5 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से मिनिमम 4 तो तुम कर ही पाओगे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट दिन हम लोग एएनएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है एएनएस में मैं तुम लोग को नेक्स्ट दिन करा दूँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना तक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम एएनएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।